जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संपत्ति के अधिकार को देखा था। आज हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार सिर्फ आर्टिकल 32 में मिलता है। ये क्या होता है? तो ये न्यायिक कार्यवाही होती है जिसके तहत रिट जारी की जाती है। ये रिट कौन जारी करता है? ये रिट करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कर सकता है। इसे ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या होता है? तो कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो ये आर्टिकल 32 लिखा मैंने, इसके अंदर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। तो देखते हैं हम 5 प्रकार की रिट के बारे में। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हावियस कार्पस। तो ये हावियस कार्पस क्या होता है? ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता पूरे तरीके से वकील हुआ करते थे। आप देखेंगे जो भी संविधान का निर्माण करने वाला था वो सारे ही वकील थे। तो वकील लोगों की जो लैंग्वेज होती है तो उन्होंने उसी लैंग्वेज में लिखा था। तो बहुत सारे शब्द हमको संविधान में ऐसे मिलेंगे जो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो ये हावियस कार्पस का हिंदी में अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर प्रस्तुत करना। तो शरीर कहाँ पे प्रस्तुत करना? जैसे मैंने आपको आर्टिकल 22 बताया था, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें क्या था कि बिना वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार किया है तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तो अगर किसी ने फेक वारंट दिखा के अरेस्ट किया है तो वो फेक तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसे वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। तो अगर उसने फेक अरेस्ट किया है तो उसके अगेंस्ट अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 25 जो कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है, उस पर भी अगर कोई रोक टोक लगाना चाहता है जो कि अवैध हो तो उस पर भी हम बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश मतलब होता है मैंडेमस। इसका टेक्निकल नाम मैंडेमस है। मैंडेमस में ही प्रश्न पूछा जाता है, पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैंडेमस का अर्थ क्या है। तो हिंदी में भी दे सकता है परमादेश, नहीं तो वी कमांड। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, जैसे इसको लिखेगा वी कमांड, ऐसे वी कमांड ऐसे भी देता है आजकल। तो आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा। वी कमांड का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो क्या आदेश देते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक ड्यूटी करने वाला हो, पब्लिक ड्यूटी से अर्थ होता है सरकारी जॉब करने वाला हो, अगर वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन नहीं करता है तो ये परमादेश रिट को लगा सकते हैं। मगर इसमें एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे परमादेश नहीं लगाया जा सकता है। तो ये क्यों नहीं लगाया जा सकता है? जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, क्षमादान शक्तियां होती हैं। तो क्षमादान शक्तियों के द्वारा ये अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस पे क्षमादान ले सकते हैं। तो इनके ऊपर रिट लगाने के बाद भी ये क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता इन रिट का। तो संविधान निर्माताओं ने पहले ही बोल दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इस दायरे से दूर रहेंगे। तो परमादेश का मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था। तो स्कॉलरशिप फॉर्म जो वेरीफाई करने वाले सर होते हैं उन्होंने क्या किया कि फॉर्म को टाइम पे, एक्चुअली क्या होता है पहले हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन के थ्रू, उसके बाद उसका जो हार्ड कॉपी होती है उसको अपने डिपार्टमेंट से पहले अप्रूवल कराना पड़ता है। उसके बाद कॉलेज में वो मतलब अपना डिपार्टमेंट खुद ही उस विभाग तक पहुंचा देता है। पर मेरे कॉलेज वाले इतने जिम्मेदार लोग नहीं थे, तो मैं खुद ही लेके गई उस फॉर्म को। तो उन सर ने क्या किया, फॉर्म को जिस डेट तक अप्रूव करना था कॉलेज से नहीं किया। अब ये कॉलेज से अप्रूव नहीं हुआ तो जो अपनी कैपिटल होती है फिर वहां पे फॉर्म भेजा जाता है। क्योंकि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप थी तो फिर वो कैपिटल दिल्ली पे रेफर करता है इस फॉर्म को। मगर मेरे कॉलेज से ही अप्रूव नहीं हो पाया तो ये आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो पब्लिक ड्यूटी करने वाले सर थे क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने टाइम पे मेरा काम नहीं किया। और उस समय मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, नहीं तो मैं आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देती। तब सुप्रीम कोर्ट उनको एक लेटर भेजता और बोलता कि मैंडेमस यानी कारण बताइए, हम आपको आदेश देते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया।
तो सर के पास अगर वैलिड रीजन होते तब तो ठीक था, पर अगर कोई रीजन नहीं मिलता तो या तो सर को सस्पेंड किया जा सकता था या फिर सर को निकाल ही दे सकते थे। तो उन्होंने तो खैर बहुत सारे लोगों का फॉर्म ऐसे ही लापरवाही में रिजेक्ट करवा दिया, तो उनके ऊपर लंबा केस बनता और आई एम डैम श्योर कि उनको तो निकाल ही देते जॉब से, बहुत ही लापरवाह व्यक्ति थे। तो पर आई होप आपको परमादेश समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो ये टेक्निकल नाम है, इसका मतलब होता है किस वारंट पे। तो किस वारंट पे मतलब कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं है मगर उस जॉब पे बैठा है, या फिर फेक रिक्रूटमेंट द्वारा, जैसे आजकल भर्तियों में क्या होता है, घूस दे दी जाती है और अपनी भर्तियां करा ली जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जांच में अगर पकड़ा जाता है कि ये गलत तरीके से एंटर हुआ या फिर उसको कोई काम अलॉट नहीं किया, तब भी वो उस कार्य को कर रहा है, तो अधिकार परीक्षा के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसका भी एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि मैं जब मतलब पढ़ाई करती थी तो मैंने जो पढ़ाई मैं करती थी उसमें मुझे मॉर्निंग में जाना होता था, ट्रैक सूट पहन के जाना होता था। तो मैं तो अप डाउनर थी, तो उस समय क्या हुआ था कि एक पुलिस वाले ने मुझे देखा, जो आरपीएफ वाले होते हैं, उनको लगा शायद ये टिकट ले रखे और वो मुझसे टिकट मांगने आ गए, ये सोचे कि कुछ पैसा इससे निकलवा लेंगे। तो मेरे को तो ये पता था कि टिकट चेक करने का काम टीसी का होता है। तो पुलिस वाला मुझसे मांगने लगा, तो मैंने उनको दिखाने से मना कर दिया। वो मुझे धमकी देने लगे कि आपको जेल में बंद करा देंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है, करा दीजिए। जब उन्होंने मुझे स्टेशन पे उतारा, मुझे तो उसी स्टेशन पे जाना था, तो मैं तो उतर गई। वो लेके गए मुझे अपने मतलब सर के पास। तो सर ने बोला कि आप ऐसा क्यों की? तो मैंने ये बोला कि सर आपका काम ये टिकट चेक करने वाला नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो सर बोले कि आपको टिकट आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअली मेरे पास पास था, क्योंकि मैं डेली ट्रैवलर थी। डेली टिकट लेना मेरे को थोड़ा कॉस्टली हो जाता, और डेली विदाउट टिकट भी कॉस्टली, वो तो ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाता, क्योंकि वो एक ही बार में सारे पैसे निकलवा देता है महीने भर का। ठीक है, तो मेरे पास पास था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास पास है, मगर ये आपका काम नहीं है। अगर आपको तब भी ले जाना हो तो बताइए, आर्टिकल 32 के थ्रू मैं आपको क्यू वारंटो से अरेस्ट करा सकती हूँ। तब वो सर कहते हैं सॉरी, हमको माफ कर दीजिए, ये हमारा काम नहीं था। मतलब सर तो क्योंकि बड़े थे और पढ़े लिखे थे, कांस्टेबल लोग तो ऐसे ही होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे कोई भी केस अगर आपके सामने आता है तो आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके उनसे डील कर सकते हैं, मगर ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपके पास टिकट ही ना हो। मेरे पास तो थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये तीन आर्टिकल, ये तीन रिट जो है ये व्यक्ति पे लगाए जाते हैं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर कोई भी अपनी मतलब आर्टिकल 22 या 25 को प्रभावित करता है, जो हमारी स्वतंत्रताओं को बाधित करता है, तो उसके ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण लग सकता है, जैसे फेक अरेस्ट होता है इन सब मामलों में। परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई भी अपनी ड्यूटी से लापरवाही करे, और तीसरे में होता है कि ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम करे। तो इसके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी, जैसे होता है ना कि उतनी पैर पसारिए जितनी चादर होए। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारते हैं, ये अधिकार परीक्षा वाले में, तब हम अधिकार परीक्षा का यूज करते हैं। और परमादेश में क्या होता है कि जितनी चादर होती है उस पर भी पैर नहीं रख पाते हैं ये लोग। तो आई होप आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी ये दो रिट है, ये न्यायालय पे लगती है। ठीक है, ये न्यायालय पे कैसी लगती है? तो पहला देखते हैं ये प्रतिषेध, जो कि 4th नंबर पे मैंने लिखा। प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका टेक्निकल नेम है, जिसका अर्थ होता है टू स्टॉप या फिर टू स्टे, यानी रोक देना। तो क्या रोक देना? तो जनरली नहीं, ये जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट पे लगाती है। तो हायर कोर्ट मतलब क्या होता है? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो उसके लिए वो तो हायर कोर्ट वैसे ही है, और उसके लिए लोअर कोर्ट होगी हाई कोर्ट, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जब मैं करूं बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, और जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं तो लोअर कोर्ट है नहीं उसके नीचे। तो ये रिस्पेक्टिवली देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय देती है, जैसे
एमपी का मैप बनाया मैंने, मतलब एमपी का लगभग में मैप है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो एमपी का ये जो एरिया है, मान के चलिए ये वाला एरिया, तो ये यूपी में लगता है और ये एमपी है। तो यहाँ पे मतलब जो भी बॉर्डर एरिया होते हैं ये कंफ्यूजन वाली स्टेज में होते हैं कि वो यूपी में है कि एमपी में है। तो जो यहाँ के बॉर्डर पे एकदम जो गांव पड़ते हैं वो उधर पे तो कंफ्यूजन होती है। और इधर वाला कोई केस आया, मान के चलिए वो केस ऐसा लग रहा था यूपी का गांव है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट लड़ रही थी उस केस पे। लेकिन बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि ये हमारे एरिया का केस था ही नहीं, मतलब इलाहाबाद वाले क्षेत्र में नहीं आता, और ये एमपी का जबलपुर हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। तो जबलपुर हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट पे प्रोहिबिशन के थ्रू रोक लगाएगी कि ये आपका दायरा नहीं है, तो आप इस पे फैसला नहीं सुना सकते। इस पे फैसला सुनाने का अधिकार जबलपुर हाई कोर्ट को है। तो ऐसे केस जब भी आएंगे तो प्रोहिबिशन का यूज करेंगे। अभी मान के चलिए यहाँ पे कोई जिला है, यहाँ पे झांसी है, ठीक है, ये झांसी वाला एरिया है। तो झांसी का अगर झांसी, आई थिंक झांसी जिला है क्या, अच्छा ठीक है, इधर पे हम आगरा ले लेते हैं। तो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लड़ना चाहिए था, तो ये क्योंकि ट्रांजिशन वाला एरिया होता है तो यहाँ हमें पता नहीं था कि ये आगरा में ही जाएगा या एमपी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे केस होना चाहिए था, आगरा वाले इस पे केस लड़ रहे थे और ये एमपी में जाना चाहिए था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पे रोक लगाएगी कि ये आपके एरिया का केस नहीं है। तब एमपी का जो ग्वालियर वाला क्षेत्र या फिर जो भी संभाग लगेगा, जो भी जिला लगेगा, वहां पे लड़ना चाहिए था। तो वो ऑर्डर देंगे कि आप यहाँ पे केस नहीं लड़िए, प्रोहिबिशन के थ्रू इस केस को रोकने का, रद्द कराने का डिसीजन देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब अगर केस रोक ही दे, मतलब केस का फैसला ही हो गया, अगर केस का फैसला हो जाता है तब उत्प्रेक्षा लाया जाता है। उत्प्रेक्षा मतलब होता है सर्ज्यूरी, सर्ज्यूरी इसका टेक्निकल नेम है। तो सर्ज्यूरी मतलब होता है टू सर्टिफाइड, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। जैसे ये केस जाना था एमपी में पर यूपी वाले लड़ लिए, यूपी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ ली, तो और इसका डिसीजन भी दे दिया। उस कंडीशन में जो डिसीजन हो चुका, भले ही सही हुआ है डिसीजन, तब भी इसको पूर्णतः रद्द कर दिया जाता है बाय सर्जरी। तो ये कब कब किया जाता है, जब क्षेत्राधिकार से बाहर का केस हो या फिर अप्राकृतिक फैसला हो, यानी उसी क्षेत्र का फैसला है जिस क्षेत्र में उसको आना चाहिए था, मगर ये अप्राकृतिक निर्णय ले लिया गया हो या फिर अनुचित न्याय दिया हो, तब उत्प्रेक्षा का यूज करते हैं। तो ये है व्यक्तियों पे लगने वाला, ये है न्यायालय पे लगने वाला। अभी मैंने आपको दो चीज बोली है, एक बोला है कि हाई कोर्ट भी इस पे लड़ सकती, रिट निकाल सकती है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 32 के थ्रू लगता है, और जब मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल 226 लगता है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई केरल वाला एरिया है, अगर ये केरल वाला एरिया है तो दिल्ली जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, हो सकता है कुछ प्रूफ छूट गए हो तो दोबारा उसको केरल जाना पड़े, फिर वो दिल्ली आएगा, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये आर्टिकल 32 का तब प्रयोग करने में असक्षम रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो केरल वाला केरल हाई कोर्ट में जाएगा, पर किस आर्टिकल के थ्रू जाएगा, तब वो जाएगा 226 के थ्रू, तब वो 32 का प्रयोग नहीं कर सकता है। अभी एक बात आती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संवैधानिक उपचारों के तहत रिट जारी करते हैं, मगर पावरफुल कौन होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, सबका बाप कहलाती है, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही ज्यादा पावरफुल होगी। मगर जब भी ये उपचारों की बात आती है या फिर मौलिक अधिकारों की बात आती है तो हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो इसका रीजन समझिए क्यों होता है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में नॉर्मल व्यक्ति की सुनवाई करती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा कानूनी अधिकारों के ऊपर भी सुनवाई करती है। जैसे कॉपीराइट इशू हो गया, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे विवाह होता है, जो कोर्ट मैरिज होती है, उस पे भी सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर होता है। तलाक आदि से रिलेटेड
जो भी सुनवाई होती है वो भी हाई कोर्ट करता है। आपने एक शब्द सुना होगा, स्टे लगाना, स्टे ऑर्डर। जैसे किसी का भी घर मकान आदि तोड़वाया जाता है तो कुछ दिनों के लिए रोकने के लिए जो ऑर्डर आता है तो वो हाई कोर्ट जारी करती है, और उसी चीज के लिए हम सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें मना कर देती है, बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहीं पे फैसला कराइए। नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाइए, वहां पे भी नहीं होता तब हमारे पास आइएगा। जबकि हाई कोर्ट इस पे तुरंत सुनवाई कर सकती है, इसलिए हाई कोर्ट को ज्यादा पावर होती है मौलिक अधिकारों के मामले में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमारे पूरे 7 मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। इसके बाद 3 आर्टिकल बचते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये 5 प्रकार की रिट समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।